खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना था कि देश बंधु जी की मौत से राष्ट्रवादी और सारा बंगाल शोक में डूबा हुआ था। हिंदू मुसलमानों के बीच एक सेतु का काम करने वाले देश बंधु के जाने से गांधी जी खासे विचलित हुए थे। देश बंधु जी ने जाते जाते गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का खास ख्याल रखने का आग्रह किया था। अपनी जीवन की सारी उपलब्धि देश को सुभाष चंद्र बोस जैसा राष्ट्रवादी देना बताया था। अब सुनते हैं अगली कड़ी। सुभाष चंद्र बोस और उनके 7 साथियों को मांडले कारागार में भेज दिया गया था। मांडले जेल यातना का पर्याय था। जेल में रहते हुए सुभाष अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनका वजन 11 किलो कम हो गया था। 4 दीवारी में घुटन भरी जिंदगी जी रहे थे वे इस बात से बेखबर थे कि उनके सिर से देश बंधु जी का हाथ उठ गया है। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप समाचार सुनिए। बंगाल के राष्ट्रवादी नेता देश बंधु नहीं रहे। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके इलाज के लिए कलकत्ता से डॉक्टरों का दस्ता दार्जिलिंग बुलाया गया था, लेकिन जब तक वो पहुंच पाता देश बंधु ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से बंगाल व देश के राष्ट्रवादियों में शोक व्याप्त है। बंगाल आज अनाथ हो गया। देश बंधु जी हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बासंती मां तक हमारा दर्द कौन पहुंचाएगा? ऐसे में बंगाल विधानमंडल का चुनाव भी आ गया। ये पहला चुनाव था जिसमें उम्मीदवार जेल में थे और चुनाव प्रचार की कमान उनके साथी संभाले हुए थे। सुभाष ने जेल से आवेदन भरा और भारी मतों से जीत गए। जेल में सुभाष टीबी की बीमारी की चपेट में आ गए। सुभाष की हालत नाजुक होने से बंगाल देश के जेल के अधिकारी की जान सूख गई थी। कलकत्ता से रंगून के बीच तारों और फोनों का आना जाना शुरू हो गया था। सुभाष को स्विट्जरलैंड भेजने के बारे में सोचा जाने लगा। टैगार्ड सुभाष की मेडिकल रिपोर्ट लेकर गवर्नर के पास पहुंचा। गवर्नर स्टैनली जैक्सन। मिस्टर टैगार्ड, यही रिपोर्ट देखकर तो लगता है कि ये कैदी मृत जैसा है। कैसे जा सकेगा ये स्विट्जरलैंड तक? गवर्नर स्टैनली जैक्सन, अगर सुभाष चंद्र बोस बच गया तो फिर आग भड़केगी और हमारी कैद में रहते हुए मरा तो सारा दोष हमारे सिर पर आएगा। उलझने का कोई मतलब नहीं। यस सर। मांडले जेल से सुभाष का जर्जर शरीर परिवार वालों को सौंप दिया गया। देश बंधु के निधन के समय सुभाष के जेल में होने से गांधी जी ने बंगाल कांग्रेस के सारे सूत्र बैरिस्टर सेनगुप्ता को सौंप दिए थे। अब बंगाल कांग्रेस में सुभाष और सेनगुप्ता के 2 अलग अलग गुट हो गए थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर दोनों एक मत थे। मोतीलाल जी जवाहरलाल को ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद दिलवाने का प्रयत्न कर रहे थे। सुभाष और जवाहर में भी पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक राय बन रही थी। केवल आजादी मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बाद देश के पुनर्निर्माण का खाका तैयार करने के काम में हमें अभी से जुट जाना चाहिए।
कांग्रेस 42 साल पूरे कर चुकी है, परंतु पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने में आज भी पुराने नेताओं की घिघी बन जाती है। ऐसे में हम जवाहर भाई हम देश को समाजवाद की ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएंगे? जब भी मौका मिलेगा गांधी जी व पुराने नेताओं का हम विरोध करेंगे। इसलिए ही तो मैंने मद्रास में संघर्ष का झंडा गाड़ा था। तुम्हें और मुझे बगावत करनी ही होगी। हालांकि सुभाष, मेरे द्वारा गांधी जी का विरोध किया जाना मेरे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो आगे भी पसंद आने वाला नहीं है। अब हम पूर्ण स्वतंत्रता को ही कांग्रेस का ध्येय और कांग्रेस की नीति बनाएंगे। उसे हासिल करने के लिए अपनी जान लगा देंगे। फिर अब प्रतीक्षा कैसी? कलकत्ता अधिवेशन में ही शुरुआत कर दी जाए। देखिए जवाहर जी, हमें किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। एक बार जो कदम उठा लिया उसे पीछे क्यों हटाना? मोतीलाल जी देश के बड़े नेता हैं और आपके पिता भी हैं। सुभाष, अपना ध्येय भी तो बहुत ऊंचा है। पिता के सामने संघर्ष करने का समय आया तो मैं उन्हें भी चुनौती दूंगा, परंतु तुम्हारे और मेरी वजह से आज देश के नौजवानों में विद्रोह की जो आग जल रही है, उसकी एक छोटी सी चिंगारी को भी बुझने देने का पाप मेरे हाथों से कभी नहीं होगा। ये मेरा वचन है। साइमन कमीशन देश का दौरा करके जा चुका था। उसके दौरे के समय कांग्रेस ने उसके खिलाफ साइमन वापस जाओ का नारा दिया था और पूरे देश में प्रदर्शन किया था। ब्रिफिन हेड साहब ने खुली चुनौती दी थी कि हिंदुस्तानी खुद एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाए जो सभी जातियों व धर्मों के लोगों को मंजूर हो। मोतीलाल जी की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार हो रही थी, परंतु अब सब साफ दिख रहा था कि जवाहर और सुभाष का मन उस संविधान से अलग सोच रहा था। जवाहर, अब थोड़ा अन्य बातों की ओर भी ध्यान देना शुरू करो। दादू, मतलब? सुभाष सुभाष सुभाष, पिछले 3 दिनों से इस अक्षर के अलावा मैंने तुम्हारे मुंह से और कुछ भी नहीं सुना। दादू, मुझसे कुछ भूल हुई क्या? दोस्ती केवल मनुष्य के लिए उपकारी होती है, पर क्या इसके लिए अपने को भूलकर, अपने जीवन के ध्येय को भूलकर दोस्ती में खो जाना चाहिए? जवाहर, तुम्हें इस बात का जवाब देना ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैंने तुम्हारे नाम का आग्रह गांधी जी से किया था। तुमने नाम वापस क्यों लिया? पिता अध्यक्ष हुआ या बेटा, अंततः कांग्रेस की कमान आनंद भवन में ही आएगी। जवाहर, मेरी उम्र तो बीत चली है। मैं तो पका पत्ता हूं, कभी भी झड़ सकता हूं। मुझे तो भविष्य के सूत्र की तलाश है। मैं तो तुम्हारे सिर पर कांग्रेस का ताज देखना चाहता हूं। इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? आज नहीं तो कल अध्यक्ष बनूंगा ही। मुझे कई ऐसे नाम दिख रहे हैं जो भविष्य में तुम्हारे लिए चुनौती बनेंगे। दादू, आप बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं? जो भी आपके मन में है वो साफ कहें। ठीक है, मैं स्पष्ट कहता हूं। भविष्य में तुम्हें चुनौती देने वाले सुभाष जैसे कई और भी तैयार होने लगे हैं। भूल कर रहे हैं दादू आप। सुभाष मेरा साथी है, भाई से भी अधिक प्रिय है। तुम सुभाष तथा वामपंथी विचारों के अन्य युवाओं का साथ समय रहते छोड़ दो तो अच्छा है। उनकी आवाज मुझे गांधी विरोधी लगती है। वो गांधी जी से अलग सोच रहे हैं, जो ठीक नहीं है। बापूजी अपने हिसाब से चलते हैं। समाजवाद और देश में बुनियादी उद्योगों की स्थापना और रचनात्मकता से ही देश का भाग्य बदलेगा। इस मुद्दे पर सभी नौजवान एक मत हैं। इसके लिए अवसर आने पर गांधी जी के खिलाफ विद्रोह की हमारी तैयारी भी चल रही है। जवाहर, तुम ये कैसी भाषा बोल रहे हो? आज गांधी जी और उनकी महिमा की शक्ति इतनी है कि उनके सामने तुम्हारा विद्रोह धूल में मिल जाएगा। तुम लोग कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन दादू, साहस का प्रदर्शन ही नौजवानों का धर्म है। साहस?
और वो भी गांधी जी के विरोध में। बेटे, देश बंधु और लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेताओं को साथ लेकर जो काम तुम्हारे पिता से भी संभव नहीं हुआ, वह तुमसे और तुम्हारे कॉमरेडों से कैसे होगा? जवाहरलाल की बातें सुन मोतीलाल नेहरू की नींद उड़ गई थी। उन्होंने बापूजी को पत्र लिखकर हर हाल में कलकत्ता अधिवेशन में आने का आग्रह किया। पत्र में यहां तक बताया कि युवाओं का जोश बढ़ा हुआ है, अपने बेटे जवाहरलाल पर भी भरोसा नहीं रहा है। गांधी जी अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। गांधी जी के अधिवेशन में मौजूद रहने का अर्थ है कि हमें पूरी ताकत लगानी होगी। आमंत्रणों पर हर बार उनकी प्रतिक्रिया ना आने वाली ही रही है। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने कलकत्ता आने का निर्णय लिया? नौजवानों की आवाज तो पूर्ण स्वतंत्रता की ही रहेगी सुभाष। हमारे प्रस्ताव का क्या होगा ये देखेंगे। मोतीलाल जी के नेहरू संविधान को पुराने नेताओं ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। यदि हम नहीं मानते तो गांधी जी और मोतीलाल जी नाराज होते हैं, और यदि हम पीछे हटते हैं तो युवा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। बड़े भाई, आप ही इस बारे में कुछ सोचें। तराजू के एक पलड़े में सिद्धांत और दूसरे में पिता हो तो सुभाष, दोनों में से तुम किसे चुनोगे? स्पष्ट है। मैं भी वही करने वाला हूं। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। नेहरू संविधान की छाया अधिवेशन पर पसरी हुई थी। कलकत्ता में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में नेहरू संविधान को नामंजूर कर दिया गया था। युवकों के तेवरों को देखते हुए युवक कांग्रेस के अधिवेशन पर गांधीवादी बारीकी से सारे माहौल पर नजर रखे हुए थे। अधिवेशन की अध्यक्षता की बैरिस्टर नरीमन ने। इसमें लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी गई। स्वागत भाषण के लिए सुभाष के खड़े होते ही युवाओं का जोश फूट पड़ा। साथियों, युवक संगठन का मतलब निठल्ले, निष्क्रिय और बेजान युवाओं की भीड़ नहीं है। ना ही ये सामाजिक संगठन है और ना ही अकाल राहत समिति। युवा संगठन ऐसे क्रांतिकारी युवाओं का समूह है जिसके दिल में व्यवस्था को लेकर उग्र विरोध की आग है। हमारे देश का संविधान कैसा लिखा जाए ये तो हम स्वयं ही तय करेंगे। अंग्रेज हमें अकल ना सिखाए। आइए हम सब एकजुट होकर संघर्ष के लिए आगे बढ़े। आज भारत में दो मठ हैं जहां हमारी अकल जैसे बंदी बनकर बैठ गई है। एक साबरमती और दूसरा पौंडीचेरी में अरविंद पीठम। इन दोनों मठों की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि पौंडीचेरी में योग और आध्यात्म को निरर्थक महत्व दिया जाता है। साबरमती के चौराहे पर पुराने और आधुनिक संकल्पों में परस्पर खींचातानी बनी हुई है। वहां भौतिक संस्कृति और फौजी प्रशिक्षण की उपेक्षा हो रही है। इसके लिए पुरातन प्रभाव से मुक्त होकर नव युग का शंख फूंको। बाबूजी, अंततः इस देश को कौन सा सिद्धांत अपनाना है, हिंसा का या अहिंसा का? मेरा तो यही कहना है कि आधुनिक दुश्मनों से संघर्ष करने के लिए हमें आधुनिक शस्त्र ही उठाने होंगे। अब आप ही लोग बताएं, स्वराज्य के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? वे सभी रास्ते जो कामयाबी दिलाएं। ये शब्द प्रस्ताव में लिख लिया जाए, जो भी मार्ग कामयाबी दिलाएं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान के 2 लाख सुभाष और जवाहरलाल। प्रस्ताव पारित होते ही जतिन दास कुछ पंजाबी युवकों के साथ मंच पर आ गए। उनके साथ भगत सिंह भी थे। सुभाष, ये हैं भगत सिंह। हाँ, मैं जानता हूं इन्हें।
आप सरदार अजीत सिंह के भतीजे हैं ना? क्या हाल है पंजाब के? लाला जी की हत्या का जख्म हर पंजाबी युवक के सीने को दर्द से भर रहा है। सच बताइए बाबूजी, क्या केवल अहिंसा से ही अंग्रेज ये देश छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल ही संभव नहीं लगता। एक बड़ा झटका तो लगाना ही होगा। ये अंग्रेज इस तरह नहीं मानने वाले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो भगत। युवक कांग्रेस के सम्मेलन को अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन सुभाष के भाषण से गांधी जी के अनुयायी बुरी तरह से कुढ़ गए थे। खुले बगावत के तेवर, वो भी कांग्रेस के महासचिव के मुंह से, उन्हें बेचैन कर रहे थे। युवक सम्मेलन का प्रस्ताव नमक मिर्च लगाकर सौदापुर आश्रम तक पहुंचा दिया गया था। गांधी जी ने जवाहर को तत्काल आकर मिलने का संदेश भेजा। शरद बाबू सुभाष से मिलने पहुंचे। मेजदा, क्या हो गया? गांधी जी से शिकायत की गई है कि अधिवेशन के लिए टिकट बेचे गए हैं। उसके हिसाब में बोस बंधुओं ने भारी गोलमाल किया है। शिकायत किसने की? अपने बंगाली भाइयों ने। ऐसे घटिया और निराधार आरोपों की परवाह आप जैसे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। सुभाष, जांच तो होनी ही चाहिए। आरोप सच है या नहीं, आरोपी को किन नजरों से देखा जाता है, यह सवाल व्यक्ति के हिसाब से होता है। खतरनाक जिंदगी जीने की तुम्हारी बुरी आदत तो तुम्हारा स्वभाव बन ही गई है। खतरे ही खतरे छुपे हुए हैं सुभाष। कलकत्ता कांग्रेस का रंग बदल गया था। 20-30 आयु वर्ग के युवाओं की इतनी बड़ी संख्या कांग्रेस अधिवेशन में कभी नहीं देखी गई थी। युवक युवतियों का एक दल सैन्य दल की तरह अधिवेशन स्थल पर पहुंचा। परेड के साथ ही आगे आगे भूरे कत्थई रंग का एक घोड़ा दिखाई दे रहा था। उसके पीछे पीछे सफेद रंग के 34 घोड़ों का दल शान से बढ़ रहा था। घोड़ों का एक दल अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के रथ को खींच रहा था। ये माजरा देखकर गांधी जी अचंभित रह गए। सुभाष, ये कवायद का स्वांग किस लिए बनाया? बापू, इससे युवाओं में अनुशासन और स्वाभिमान का भाव आएगा। ऐसे तमाशे की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये बड़पन का सर्कस लगता है। नेहरू संविधान की नियंत्रण समिति की मंजूरी को लेकर गांधी जी और मोतीलाल नेहरू तनाव में थे। उसे मंजूरी दिलाना आसान नहीं था, क्योंकि जवाहर, सुभाष और युवा पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं थे। आप लोग ये बात ध्यान रखें कि कई महीनों के विचार के बाद तैयार किए गए नेहरू संविधान को मान्यता मिलना बहुत जरूरी है। संपूर्ण स्वतंत्रता के बिना अब हम नहीं रह सकते। संपूर्ण स्वतंत्रता से कुछ भी कम स्वीकार करने को हम तैयार नहीं है। वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अध्यक्ष द्वारा मेहनत से बनाए गए विधान को ही उधेड़ा जाना है तो मेरे यहां रुकने का क्या अर्थ है? ऐन वक्त पर छीछा लेदर कराने के स्थान पर मैं इलाहाबाद वापस चला जाता हूं। नौजवानों, एक बात ध्यान रखो, स्वराज एक दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है। इसके निर्माण में न जाने कितनी मेहनत लगती है, कितना दर्द सहना पड़ता है। केवल दुस्साहस से स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा। इस कार्यकारिणी में स्वयं मैं नेहरू संविधान को स्वीकार करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। क्यों सुभाष, ठीक है ना? जवाहर, तुम सुन रहे हो ना? यदि तुम्हारे मन में ऐसी भावना है कि मेरे हाथों से कुछ थोड़ी बहुत देश सेवा हुई हो तो मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दो। नहीं तो जैसा मोतीलाल जी ने कहा है
मैं भी उनके साथ निकल जाऊंगा। फिर तुम्हारी कांग्रेस को तुम ही लोग संभालना। सच कहूं मित्रों, तो गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जिन महात्मा के चरणों में बैठकर मैंने राजनीति के सबक सीखे, उनका विरोध, ऐसा दुस्साहस करने के बजाय गांधी जी का ध्वज अपने कंधे पर रखकर लहराने में ही अपना सौभाग्य समझूंगा। जवाहरलाल नेहरू के इस भाव से नवयुवक पीछे हटते हुए दिखने लगे, जिससे गांधी जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और तनाव कम होने लगा। उन्होंने प्रसन्न भाव से घोषणा की, सुनिए, अंग्रेजों को 2 वर्ष के बदले 1 वर्ष का समय दिया जाए। यदि इस अवधि में प्रस्ताव का सम्मान नहीं होता है तो मैं स्वयं संघर्ष का आह्वान करूंगा। खौलते खून वाले युवाओं, जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले होगे, तब मेरे जीवन की संध्या काल होगी। चला चली की उस बेला में मेरे जीवन में आप में से कोई मेरे पास नहीं होगा। जब आप लोगों को मेरी बात सुनना अच्छी नहीं लगे तो मुझे खुशी खुशी मंच से नीचे उतार देना। गांधी जी के सामने जवाहर के बदल जाने से युवाओं में नाराजगी थी। उनकी नाराजगी का सामना एक शिविर में सुभाष और जवाहरलाल को करना पड़ा। नाराज कार्यकर्ता सवाल उठा रहे थे कि संपूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर समझौता कैसे किया। यदि गांधी जी की ही अंजलि से पानी पीना था तो हमारा सिर नीचा क्यों कराया? आप दोनों ही गांधी जी के दबाव में कैसे आ गए? कैसे कर लिया समझौता आपने आधी अधूरी स्वतंत्रता के लिए? आपको इस समझौते को भंग करना होगा। देश के संकल्प के सामने हम गांधी जी के निर्णय को अस्वीकार क्यों नहीं कर सकते? अन्यथा देश के युवाओं को अलग से विचार करना पड़ेगा। बंगाल के बाघों को बाघों की तरह ही दहाड़ना चाहिए। बड़े भाई, आपको क्या लगता है इन नौजवानों की उत्तेजना गलत नहीं है? अंग्रेज हमारे कौन है? उनका हमारा संबंध क्या है? जवाहर भाई, आपने जो बात लखनऊ में कही थी वही मैं अब आपसे कहता हूं, और वही बात इस युवा मंडली को भी जोड़े रखेगी। यह सच है कि देश में उपनिवेश का दर्जा मांगने का प्रस्ताव आत्मघाती होगा। बड़े भाई, मद्रास में संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव मैंने ही रखा था। उसे पेश करने वाले आप ही थे। सच है सुभाष, संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव से पीछे हटना व्यक्तिगत रूप से मुझे भी अनुचित लग रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रस्ताव के विरोध का अर्थ होगा पिता का विरोध। सुभाष, आजादी मेरी जीवन शक्ति है। इसके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। अधिवेशन की बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। 40-45 हजार की मौजूदगी से अधिवेशन स्थल ठसाठस भर गया था। पूरा माहौल राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ था। नेहरू संविधान को स्वीकार करने की मांग का प्रस्ताव लेकर बापूजी स्वयं मंच पर खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, सुभाष ने उन्हें प्रस्ताव में संशोधन का एक कागज थमा दिया। इससे अधिवेशन में हलचल पैदा हो गई। प्रस्ताव के सभी मुद्दे अभिनंदनीय हैं, लेकिन क्या कोई अपनी छाती पर हाथ रखकर बताएगा कि अगर अंग्रेज सरकार ने शर्त मान ली तो इसका क्या नतीजा होगा? 1 साल में आपको अधूरी आजादी ही मिलेगी। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी आजादी। नहीं चाहिए हमें ऐसी आजादी। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी आजादी। नहीं चाहिए ऐसी आजादी। हमें नहीं चाहिए ऐसी आजादी। टोटल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
हम युवाओं को कम से कम ये अपेक्षा तो थी कि कांग्रेस साथ से कदम उठाएगी, पर हम इससे पहले ही मद्रास में फहराए पूर्ण स्वतंत्रता के झंडे को समेटने के लिए निकल पड़े हैं। हिंदुस्तान के 2 लाख! सुभाष और जवाहरलाल! हिंदुस्तान के 2 लाख! सुभाष और जवाहरलाल! संपूर्ण स्वतंत्रता मांग गर्म विचारों वाले युवाओं की है, पर मेरे सच्चे मित्र जवाहरलाल, भले ही आपको गर्म विचारों वाले लगते हो, परंतु हम गर्म विचार वाले गुट के नरमपंथी हैं। अहिंसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज विश्व के सभी राष्ट्र शस्त्रों को इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिना शस्त्र की नीति भविष्य में विनाशकारी सिद्ध होगी। आजादी मिलने पर हमें दुश्मन के आधुनिक हथियारों का मुकाबला आधुनिक शस्त्रों से ही करना होगा। क्षमा करें, यह ना समझें कि हमारे मन में बुजुर्गों के लिए सम्मान नहीं है। व्यक्तिगत सम्मान और निष्ठा अलग बात है, परंतु सिद्धांत को स्वीकार करना बिल्कुल अलग बात है। संपूर्ण स्वतंत्रता का मेरा संशोधन यदि स्वीकार हो गया तो उसका मतलब ये कदापि नहीं कि मैं बुजुर्गों का अनादर कर रहा हूं। यदि वे हमारे अंदर जल रही आग की तपिश को महसूस नहीं करेंगे तो हम समय के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए उन्हें मजबूर अवश्य करेंगे। लगातार 5 घंटे तक चर्चा चलती रही। कई लोगों ने सुभाष के प्रस्ताव की तारीफ की, कई ने गांधी जी का समर्थन किया। मोतीलाल के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित रहने की घोषणा की। गांधी जी और मोतीलाल को सुभाष के भाषण से खासा आघात लगा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।